नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे दिल्ली की संसदीय बोर्ड से, जहां पर एक आज बड़ा मुद्दा आया है सामने कि संसदीय बोर्ड कार्यप्रणाली से जो है नितिन गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान जी का नाम हटा दिया गया है या उनको बाहर कर दिया गया है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ती जी से कि संसदीय बोर्ड से आखिर में इनको क्यों दूर किया गया है और इसके पीछे माजरा क्या है। थत्ती जी बताइए, क्या इसमें लग रहा है आपको? कैसे है ना कि उनको संसदीय बोर्ड से भी निकाला गया है और चुनाव समिति जो उम्मीदवारों का चयन करती है वहाँ से भी निकाला गया है। पर मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगता है क्योंकि इसके पहले भी देखो, मोदी साहब की एक प्रणाली है, वो कोई ही भी ओपन या छुपा ऐसा अपोजिशन या उनके बारे में निगेटिविटी जिसके मन में है उसको सहन नहीं करते। अभी इसके पहले मनोहर पर्रिकर, अभी वो तो गुजर गए, उनके बारे में मैंने देखा था और मेरे को वो जानने की थोड़ा मौका इसलिए मिला कि मनोहर पर्रिकर मेरे अच्छे दोस्त थे। गोवा में मैंने उनके हर एक इलेक्शन कैंपेन में 2-2, 3-3 महीना मैं जाके रहता था वहाँ पे उनके कैंपेन के लिए। तो घनिष्ठ संबंध थे और वो मंत्री बनने के बाद भी उनको जब मैं मिला, और वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस समय प्राइवेट में बोला था, अभी वो गए हैं बोल सकते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स को अपोज़ किया, पर्टिकुलरली जो हवाई जहाज़ का उनका एक एग्रीमेंट था उसके बारे में वो बोले मैंने प्रतिकूल अभिप्राय दिया जो मोदी साहब को पसंद नहीं आया। और तब से वो मेरे बारे में यही सोचते रहे कि ये मेरा विरोधक है। दूसरी बात है कि संघ परिवार के कुछ लोगों ने उस समय उनको कैंसर का ये नहीं हुआ था, डिटेक्ट नहीं हुआ था, ऐसा उछालना शुरू किया कि मोदी को पर्याय पर्रिकर है। तो जब महाराष्ट्र में फडणवीस के पर्याय का नाम आता है तो फडणवीस उसकी कन्नी काट देते हैं। वैसे दिल्ली में भी किसी का नाम अगर पर्याय के रूप में आता है तो मोदी साहब भी उसको ठिकाने लगाने टाइम नहीं लेते हैं। तो पर्रिकर का नाम जैसे उछालना शुरू हो गया, उन्होंने उनको भी गोवा भेज दिया। वो गोवा में गए, मुख्यमंत्री हो गए वगैरह, वो बाद में आप बेचारे का उनका निधन भी हो गया। मगर सर देखो, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। अब ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान में उसका जो पराभव था वो मामूली अंतर से हुआ। शिवराज से तुम्हारे जो आए अशोक गहलोत आए, उनको भी अपेक्षा नहीं थी कि वो चुनाव हारेंगे। मगर ऐसा बोलते हैं कि मोदी शाह को वसुंधरा राजे को फिर से नहीं लाना था, उनको सबक सिखाना था। इतना ही नहीं, उनको शिवराज सिंह चौहान को भी सबक सिखाना था। देखो, मध्य प्रदेश में हार गए, जहाँ 2 राज्य ऐसे थे कि जहाँ की मुख्यमंत्री पंतप्रधान पद की ओर नज़र डाल रहे थे, दोनों हार गए। बाद में पूरा उसको नेस्तनाबूद करने के बाद शिवराज सिंह चौहान को वापस लाए वो। और गहलोत का अभी सचिन पायलट कभी भी इनके और जंप करने को तैयार है, बिल्कुल। ये बोले तो वो आ जाएगा और सरकार गिरेगी। अभी वो मुख्यमंत्री है मगर उसका कुछ नहीं, वो किसी भी दिन उसका, अब तो चुनाव होने वाला, एकनाथ शिंदे हो जा सकता था, मगर उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको अभी वहाँ पे वसुंधरा के हाथ में नहीं देना है राजस्थान। जब तक वो पूरी तरह से बाजू नहीं हो जाती है तब तक नहीं किया। तो इसमें गलत नहीं है सर, राजा भी अपने भाइयों को दूर करते रहे, भारत की परंपरा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गडकरी साहब का क्या है ना सर, गडकरी साहब से मैं ऐसा कम से कम 6-7 बार बहुत ऐसा बारीकी से मिला हूँ, तो उनकी 2 चीज़ें मेरे ध्यान में आई है। और उनके वो क्या है, बहुत प्रभावी वक्ता है। आज बीजेपी में प्रमोद महाजन के बाद इस तरह का वक्तृत्व उनका जिस तरह का है तसा शायद ही किसी को है। तो वक्ता तो है ही वो, नेता बोले तो नहीं है क्योंकि उनको वो मास बेस नहीं है। वैसे फडणवीस को भी मास बेस नहीं है, गडकरी को भी मास बेस नहीं। महाराष्ट्र में मास बेस जिसको है ऐसे लीडर पवार साहब है, ठाकरे साहब को, बाला साहब को भी मास बेस था। मगर बीजेपी में आज कोई ऐसा मास बेस वाला लीडर नहीं है और गडकरी की तो फडणवीस से भी कम है मास बेस।
तो कैसे है ना कि दो चीज़ें गडकरी के बारे में मैंने ऑब्ज़र्व की है। एक ऐसा है कि वो टिपिकल ऐसे अश्वत्थामा है, असंतुष्ट आत्मा है कि जिनके अंदर एक प्रकार का क्रोध, एक प्रकार का असंतुष्टि भाव हमेशा ज्वलंत रहता है, जागता नहीं, ज्वलंत रहता है। उनको एक भी मौका, इसके पहले इनकी परंपरा में था सुब्रमण्यम स्वामी। देखो, सुब्रमण्यम स्वामी ने हमेशा बीजेपी के नेताओं को ही मुसीबत में डाला। उसने जितने भी एक्शंस लिए, रिएक्शंस दिए, भाषण किए, उसमें सब में मोदी से लेके वाजपेयी तक वो सर सबका दुश्मन रहा, मगर उसकी मजबूरी बीजेपी की ऐसी रही कि उसको राज्यसभा में लाना ही पड़ा हर बार जी। क्योंकि वो अगर बाहर छोड़ दिया बीजेपी के तो और दंगा करेगा, तो उसको नहीं जाने देना है। जैसे वो इसके क्या मेघालय के राज्यपाल को वो निकालना चाहते हैं, मतलब निकाल नहीं पाते क्योंकि वो राज्यपाल नहीं रहा तो और दंगा करेगा। वैसा ही है सर। इसके पहले ज़रा थोड़ा सा परंपरा मैं आपको बताता हूँ विस्तार में। बलराज मधोक करके थे भाजपा के नेता, वो भी इसी तरह से बातें करते थे, उनको भी किनारा कर गया उस समय के नेताओं ने, मतलब वाजपेयी आडवाणी ने उनको बाजू में कर दिया सब। जब प्रमोद महाजन आडवाणी के हाथ में जाकर वाजपेयी का विरोध करने लगे तो वाजपेयी ने प्रमोद महाजन को भी मंत्री पद छीन लिया, और रिलायंस का एक एलिगेशन उनके ऊपर करके उनका मंत्री पद छीन लिया और उनके पंख काट दिए। और पंतप्रधान की रेस में तो छोड़ो, मंत्री पद के रेस में भी नहीं रखा उनको। प्रमोद महाजन की हालत ये ख़राब हुई सर। उसके बाद अगर देखेंगे तो आडवाणी जी की इच्छा थी, जब मोदी बने तब उनकी इच्छा थी कि भाई मैं पंतप्रधान बनूं। उनका एक ख्वाब था, ज़िंदगी भर का उनका ख्वाब था सर। उनको सीनियर सिटीज़न करके 75 के ऊपर है करके उन्होंने टिकट तक नहीं दिया, उनको बाजू में रख दिया और सलाहकार में ढकेल दिया। तो ये परंपरा बीजेपी में है, जैसे राजा महाराजों में भारत के है वैसे बीजेपी में भी है कि जो भी पंतप्रधान की सोचता है उसके खिलाफ पंतप्रधान जो होता है वो कार्रवाई करता है। अब गडकरी की तो और बुरी हालत है, उनसे रहा नहीं जाता। सो उनसे बोलने में दो चीज़ें मैंने देखी है। एक बार मैं और वो जा रहे थे, वो केशव सृष्टि करके उनकी वो मीरा भाईंदर में एक ये है, तो मुझे बोले कि तुमको मतलब मेरे साथ गप्पा मारना है ना, तो चलो गाड़ी में साथ में जाते हैं। तो हम उनके बंगले से, वो मंत्री थे, तो बैठे और उधर तक गए सर। मेरे ख्याल से 2 घंटे का, मतलब 60 दूने 120 मिनट का मेरा प्रवास था। उसमें 1200 गालियाँ सुनी मैंने उनके मुंह से। तो गाली दे के बोलते थे, आगे गाली, पीछे गाली, स्वल्प विराम में गाली, पूर्ण विराम में गाली, गाली ही गाली। उसके बीच में शब्द लेके आपको सुनना था कि उनको क्या, बहुत बुरी आदत। तो मैंने उनको उतरते समय बोला, सर आपके बारे में अब तक मैंने सुना था कि आपका मुंह जो है वो गटर है, मगर आज मैंने जाना कि आपका मुंह गटर नहीं है। तो उन्होंने ऐसा मेरी ओर देखा, बोला ड्रेनेज है। कितना गाली देते हैं, कितना गाली देते हैं आप। मेरे जैसा एक पत्रकार आपके बाजू में बैठ रहा है, आप इतने बड़े नेता हैं बीजेपी के, इतनी गाली, और वो भी इतनी निच्चड़ गाली, ऐसा क्यों करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने 2 गाली दी खुद के लिए, और बोले मेरी वो आदत तो जाएगी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो होता है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, आप बोल रहे हो वो सही है, मेरे को भी लोग बोलते हैं इतना गाली क्यों देते हैं। उसी प्रकार से वो जैसा गुटका गाली कभी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अभी भी वो प्राइवेट में आप उनसे बात करो आपको गाली सुनने को ही मिलेगी। वैसा उनके मन में हमेशा ये रहा कि मेरी जो क्वालिटी है, मेरा जो एक दर्जा है, उसके मुताबिक मेरे को न्याय नहीं होता है। बीजेपी मेरे पास वो न्याय मुझे किया नहीं। उनको हमेशा ऐसा लगता क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंतप्रधान पद का उम्मीदवार मैं ही हूँ, और वो कुछ हद तक वो सही भी था। मगर सर देखो कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की घटना में, कॉन्स्टिट्यूशन में बदल करने की बात हुई थी कि 2 बार से ज़्यादा कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा बीजेपी ऑल इंडिया। तो गडकरी के लिए संघ ने जो दबाव डाला उसकी वजह से 3 बार भी हो सकता है इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीजेपी की घटना में आ गई या आने वाली थी। तब सर दिल्ली में मोदी जी, मेरे ख्याल से आडवाणी जी थे उस समय, आडवाणी जी थे,
उनके जब ध्यान में आया कि ये ऐसा आदमी आ रहा है ऊपर कि जो महत्वाकांक्षी है, उन्होंने पूर्ति नाम का उनका जो एक कंपनी था, पूर्ति नाम था, उसका स्कैम मीडिया को लीक कर दिया। थाना में भी 2-3 ऑफिस थे सर। वो स्कैम लीक होने के बाद ऐसी हालत हो गई कि उनको फिर से अध्यक्ष बनाना नामुमकिन हो गया और उनका अध्यक्ष होना रह गया। राजनाथ सिंह को बनाया गया। हाँ, राजनाथ सिंह को बनाया गया। तो उनकी तो कन्नी काट दी। वो क्यों काटी? क्योंकि तीसरी बार अध्यक्ष बनते तो उनका हक बन जाता। PM। तो इनके दिमाग में वो गुस्सा रहता है हमेशा। अभी मोदी जी के बारे में आप उनके पिछले अभी थोड़ा ज़रा कम हुआ था, क्योंकि उनको बहुत लोगों ने बोला कि आप मोदी से इसे पंगा मत लो, आप क्या सुब्रमण्यम स्वामी है क्या? जहाँ देखो वहाँ एक ऐसा जाते और क्या करते हैं ना, वो कुछ लोग रहते हैं वो सीधा आके आपसे टकराते हैं, और कुछ लोग रहते जाते जाते ऐसा करके जाते हैं। वो इनका भी प्रॉब्लम ये है कि भाई तेरी हिम्मत है ना अगर, तो जाके छाती से भिड़ना मोदी साहब के, जाओ टकराओ। वो नहीं करेंगे, ऐसा जाते जाते ओ करके कोई एक इशारा कर देंगे, पॉइंट मार के जाएंगे कि भाई देश में अभी हालात ऐसे हो गए कि किसी के खिलाफ बोलना भी मुश्किल हो गया। अब इनको किसका इशारा करना है लोग समझते हैं। तुम जो सूचित वाक्य बोलते वो ऐसे सूचना करते कि आप मोदी के खिलाफ हो, और उसकी वजह से सर मोदी कैसे है ना, वो दीर्घद्वेषी है। पवार साहब जैसा है उनका, वो तुरंत कोई उसका रिवेंज लेंगे ऐसा नहीं, और याद रखते हैं, बोलते इसको सबक सिखाना है, इसको ठिकाने लगाना है। आज ही किया तो लोग बोलेंगे नहीं, आज ही किया तो लोग बोलेंगे देखो कल ये बोला, आज इसको धड़ा, इसको सबक सिखाया इन्होंने, तो वो टाइम लेते हैं अपना। तो मोदी साहब के खिलाफ अगर मैं उसका एक आपको ये दे दूं तो कम से कम 50 बार ये खिलाफ बोले इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नाम लेने की तो इनमें भी हिम्मत नहीं, भाई तेरी हिम्मत है तो बोलना, वो नहीं किया, टुकू 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 करते रहे। तो मोदी जी के मन में गुस्सा था। ये अब कुछ दिनों से दोनों तरीके से कोशिश कर रहे थे कि भाई संघ परिवार तो अभी उनके साथ कितना है नहीं है, इसके बारे में तो डाउट होने ही लगा था, वो तो मोदी जी के साथ में है। तो योगी आदित्यनाथ जैसा तगड़ा आदमी हिंदुत्ववादी भी आगे आ गया, फडणवीस साहब भी रेस में हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया था कि अगर बीजेपी और राष्ट्रवादी की जोड़ी जमती है तो शायद पवार साहब मेरा नाम लेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए और फडणवीस को दिल्ली में भेज देंगे। ये प्लान चल रहा था अभी? नहीं, उनके दिमाग में था, उनकी पवार साहब से बात भी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो अपने मित्र है उन्होंने बताया कि गडकरी ने पवार साहब को एक बार ऐसा कैजुअली पूछा था कि क्या अगर फडणवीस के बदले मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता हूँ तो बीजेपी को सपोर्ट करेगी एनसीपी? तो पवार साहब है, उन्होंने बोला पहले आप मोदी साहब की इसके बारे में राय ले लो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मालूम है वो आपको मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है, आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रखा है, यही बड़ी बात है। अभी तो ऐसे हालात है आपके, वहाँ से भी आपको कभी भी वो बोल लेंगे पार्टी के लिए जाओ, पार्टी का काम करो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता आपको वो करेंगे, मगर होगा तो देखेंगे ऐसा करके वो। मगर इनके दिमाग में वो धीरे धीरे वो उनकी एक मीडिया की लॉबी भी है, छोटी चिंगू लॉबी है, उसमें से भी वो बीच बीच में बात आती है कि भाई गडकरी क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सबको एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। तो अभी ऐसा है कि चुनाव आने वाले हैं, ये आने वाले चुनाव में नितिन गडकरी जी को टिकट नहीं मिलेगा लोकसभा का 2024। सर सेव करके रखो, 2024 में नितिन गडकरी को टिकट नहीं है लोकसभा का। वहाँ पे दूसरा आदमी आएगा, वो तैयार भी हो गया होगा अब तक, मेरे ख्याल से उसको इंस्ट्रक्शन भी गए हैं, फडणवीस उसके पीछे खड़े भी हो रहे हैं और उसको सपोर्ट करके बड़ा भी बना रहे, इसको टिकट नहीं देने का। अब ऐसा है कि इसकी जो खुन्नस वो निकालते रहते हैं गडकरी, उसका उनको सबक देना था और पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज देना था कि ये बैड बुक्स में गया। ये देखो उनका रिपोर्ट हटाने का मतलब यही क्लियर कट है कि मोदी के गुड बुक्स में आप हैं या बैड बुक्स में, बीच में कोई बुक्स नहीं है, गुड़ी बुक नहीं है, हेड या टेल। हाँ, तो मोदी जी को दिखाना था कि देखो ये अभी कोई मायना रखते नहीं, ये बैड बुक में गए हैं मेरे। तो उन्होंने संसदीय बोर्ड से भी निकाल दिया, चयन समिति से भी निकाल गया। सर असल में गडकरी को अगर कोई स्वाभिमान है तो उनको मंत्री पद का इस्तीफा देके
वो पूर्ति वगैरह जो है ना, सोशल वर्क बहुत करते हैं वो, कोऑपरेटिव में उनके कारखाने ये वो उद्योग धंधे में लग जाना चाहिए। ऐसे हालत है उनका, ये अपमान सर उनके, सर वो ऐसे लड़ते हैं ना मोदी को, क्या बताऊं मैं, मोदी को इतने लड़े सर। ये पोर्ट्स जो हैं वो मोदी साहब चाहते थे कि भाई वो अदानी को देने, तो ये थे पोर्ट्स मिनिस्टर, मतलब बंदर बोलते हैं मराठी में हम उसको, जहाज रानी। तो सर ये ऐसे लड़े वो अदानी को देने के बारे में, अदानी को कोई पोर्ट नहीं देने का, इसलिए इन्होंने ऐसी इंक्वायरी चालू कर दी और ऐसे रिपोर्ट बनाए कि मोदी भी नहीं दे सकेंगे उसको। तो मोदी जी ने देखा कि ये अदानी को नड रहा है, मतलब मेरे को ही नड रहा है, तो उन्होंने उनसे वो पोर्ट का डिपार्टमेंट ही निकाल दिया। सर जहाँ जहाँ इन्होंने अदानी और अंबानी को लड़ने की कोशिश की, और उसके पीछे इनका कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं है, ये करप्ट आदमी नहीं है, एक कैरेक्टर के हिसाब से सर नंबर 1 है, बहुत अच्छे कैरेक्टर है उनके, वो गाली छोड़ो, मगर बाकी जिंदगी सर शुद्ध गंगा की तरह है, वाइट कलर, मगर गंगा की तरह है, पवित्र है वो। मगर ऐसा है कि वो लड़ने, मोदी को लड़ने के शौक में उसने अंबानी और अदानी को धक्का देने की कोशिश की। जहाँ जहाँ उन्होंने मस्ती की उनके वो डिपार्टमेंट छीन लगे। आखिर तो सार्वजनिक रास्ता, सार्वजनिक वो जो हाईवेज वगैरह जो हैं वो छोड़ के इनके पास सर कोई अभी डिपार्टमेंट नहीं है। वही एक मतलब गवर्नमेंट काम में लगा दिया उनको। लेकिन हाईवे पर से बहुत वाहवाही करवा रहे हैं कि हम ये रास्ता बना रहे हैं, वो रास्ता सर वो जब बनेंगे और पूरे होंगे तब वाहवा करेंगे। इनका कैसा है, बोलते हैं अभी महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ का रास्ता आने वाला है जी अगले 10 साल में। अरे 10 साल तू तो कहीं नहीं रहेगा 10 साल में, 15 साल में, 25 साल का ब्लूप्रिंट मेरे सामने है। हमको 25 साल की नहीं पड़ी है, अगले 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में क्या होने वाला उतना ही बताऊं। अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, ऐसा नहीं होगा, है कर्तव्य। मगर ये नडने बिड़ने की, मुंबई से दिल्ली को हाईवे 12 घंटे पहुंचा रहे हैं, ऐसा तो नहीं सर, बोल तो बहुत रहे सर। जिस दिन इनका डिपार्टमेंट निकाल देंगे ना मोदी जी और इनको आरोग्य मंत्री या और कुछ बना देंगे, दारूबंदी मंत्री नहीं होता है दिल्ली में, ऐसे ही कोई मंत्री पद दे देंगे ना, तो और इनका वो सब ख्वाब अधूरा रह जाएगा और ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं वो। तो मैं ये बोल रहा था कि उनको उनकी जगह दिखानी थी, वो ये 2 जगह से निकाल के उनकी जगह दिखा दी। अब महाराष्ट्र में ने भी ये सोचना चाहिए, जो कोई गडकरी के पीछे जा रहे हैं उनको, कि गडकरी युग समाप्त हो गया, गडकरी पर्व समाप्त हो गया, मोदी साहब ने वो ख़त्म कर दिया है। अभी फडणवीस पर्व ही महाराष्ट्र में चलेगा, उनके पीछे रहो तो तुम्हारे भाग खुलेंगे, नहीं तो खत्म। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा विषय यही था कि गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है और इसी पर चर्चा हमारे हिसाब से चल रही थी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।